हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कूलम्स लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा काम क्लास 1 का रिवाइज करेंगे। क्लास 1 के अंदर एक ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर आता है, जहां पढ़ते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ इन ग्रेविटेशन। उसके अंदर क्या पढ़ते हैं हम? लेट अस कंसीडर वी आर हैविंग टू मासेस m1 and m2 separated by distance r. Then a force of attraction acts between those two bodies. That force is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of the distance between those two masses. इन दोनों को कंपाइल करते हैं m1 m2 ओवर r स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाते हैं तो लिखते हैं f इज इक्वल टू g m1 m2 ओवर r स्क्वायर। यहाँ जो g लिखा है हमने, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आल्सो यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.67 into 10 raised to power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए बोला था हमने, इसकी वैल्यू थ्रू आउट यूनिवर्स सेम रहती है। बिल्कुल इसकी कॉपी है एनालॉग में। अगर हमारे पास दो चार्ज बॉडी है, इफ वी आर हैविंग 2 पॉइंट चार्जेस से Q1 एंड Q2, चार्ज को Q से लिखते हैं, स्मॉल q यूज करते हैं, कैपिटल Q भी। We are having two charges Q1 and Q2 separated by distance r. Then a force will act between these two charges. Masses के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स आता है, चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी लगता है, रिपल्सिव फोर्स भी लगता है। डिपेंड करता है ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ, डिपेंड करता है ऑन द पोलैरिटी ऑफ द चार्जेस। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है या दोनों चार्ज नेगेटिव है तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू चार्जेस Q1 इंटू Q2। जैसे यहां लिखते हैं हम m1 इंटू m2, आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहां भी ऐसे लिखा था। इन दोनों को भी कंपाइल करते हैं जो कॉलम्स ने बताया था, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएंगे तो कोई साइन आएगा, कांस्टेंट आएगा, f इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। ये क्या लिखा हमने? ई नहीं है ये, इसको ध्यान से देखो तो इसको प्रोनाउंस करते हैं एप्सिलॉन, कई इसको इप्सिलॉन बोलते हैं, सी लगा के बीच में डाल दिया, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। एंड दिस इज, बीच में जीरो लिखा है यहाँ, तो इसको बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। पहले इसी का मीनिंग समझते हैं। सपोज करो हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, चार्ज को छोड़कर मैग्नेट का एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि वो जल्दी समझ में आएगा आपको। ये दो मैग्नेट ले लिए मैंने, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, मे बी अट्रैक्टिव मे बी रिपल्सिव, डिपेंड करेगा उनके पोल्स के ऊपर। अब अगर इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में कोई मीडियम रख दूं, कोई बुक रख दी मैंने, तो क्या फोर्स सेम लगता रहेगा? नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा मीडियम के ऊपर कि अपने अंदर से मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड पास हो पाता है या नहीं हो पाता। ऐसे ही ये दो चार्ज बॉडी थी Q1 Q2 चार्ज की, ये चार्ज बॉडी, इन दोनों को एयर में रखा है। अब दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, मे बी अट्रैक्टिव मे बी रिपल्सिव। इन दोनों को मैंने पानी में डुबो दिया, चार्जेस को पानी के अंदर इमर्ज कर दिया। अब फोर्स लगेगा, फोर्स तो लगेगा, लेकिन कितना लगेगा वो डिपेंड करेगा उसके नेचर के ऊपर। किसी और लिक्विड के अंदर इमर्ज कर दिया, डिस्टेंस सेम रखा मैंने, फोर्स विल अगेन चेंज। मींस ये दो चार्ज जिस मीडियम में रखे हैं हमने, उस मीडियम की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा फोर्स कितना होगा।
मीडियम, whether the medium give permission to pass or not, उस परमिशन वर्ड से निकाला है परमिटिविटी। फ्री स्पेस मतलब ये में रखा है हमने, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 8.85 into 10 raised to power minus 12, 10 raised to power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब भी हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे, कहीं पुट करेंगे, तो ये पूरा कांस्टेंट ही यूज में आता है। कहीं इसको के लिखते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेके चलेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये डाटा है, कुछ वैल्यूज है कांस्टेंट, अपने को याद रखनी पड़ेंगी। तो ये जो बातें कर रहे हैं हम लोग सब एसआई सिस्टम के अंदर बात कर रहे हैं। इसकी वैल्यू सीजीएस सिस्टम के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 होती है। बुक्स के अंदर मुश्किल से एक या दो न्यूमेरिकल मिलेंगे जो सीजीएस सिस्टम में सॉल्व किए हुए होंगे, अदरवाइज यू ऑलवेज फॉलो एसआई सिस्टम। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस when placed in vacuum or air is equal to Q1 Q2 over 4 pi epsilon और R square। सपोज इन्हीं दो चार्जेस को किसी मीडियम में रखता हूं, तो फोर्स निकालने का फार्मूला क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 over R square। यहाँ एप्सिलॉन m को बोलेंगे हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो बेसिकली जो कूलम्स लॉ बोलते ही याद आना चाहिए Q1 Q2 over 4 pi एप्सिलॉन और R स्क्वायर। यहां एक नई टर्म यूज की हमने जो प्लस में नहीं पढ़ते, चार्ज। चार्ज की यूनिट मैंने आपको बताई कूलम। उस कूलम को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। ये नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। हमारा एम है डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम। अगर हम चार्जेस को 1 कूलम ले लें, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर ले लें, तो देखो इस फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा F विल बी इक्वल टू ये 1 का स्क्वायर भी 1, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दिस इज इक्वल टू 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन। इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं स्टेटमेंट को। चार्ज ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी 1 कूलम। स्लो बोल रहा हूं, नोट कर सकते हो। चार्ज ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी 1 कूलम इफ इट अट्रैक्ट और रिपेल अनदर सिमिलर बॉडी हैविंग same amount of charge separated by a distance of 1 meter with a force of 9 into 10 raised to power 9 Newton when placed in vacuum. Charge of a body is said to be 1 coulomb when it attract or repel another similar body having same amount of charge separated by a distance of 1 meter with a force of 9 into 10 raised to power 9 Newton when placed in vacuum. तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम। सीजीएस यूनिट क्या होती है चार्ज की? सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैट कूलम। स्टैट कूलम एंड 1 कूलम ये ऐसा यूनिट है, सीजीएस से बड़ी होती है, 3 into 10 raised to power 9 स्टैट कूलम।
कई इसको ESU बोलते हैं, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जब चार्ज रेस्ट में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक क्वेश्चन बताओ, किलोमीटर लेंथ की SI यूनिट होती है CGS। रिपीट कर रहा हूं, किलोमीटर लेंथ की SI यूनिट है या CGS? ना SI ना CGS, ना SI ना CGS। सिमिलरली चार्ज की एक और यूनिट होती है EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये ना तो SI यूनिट है ना CGS यूनिट है। जैसे किलोमीटर मीटर से बड़ा है, ऐसे ही 1 EMU कूलम से बड़ा होता है। 1 EMU is equal to 10 कूलम। So I can write 3 into 10 raised to power 10 ESU। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है? दो चार्जेस बॉडी के बीच में फोर्स निकालने का एक फार्मूला है। फोर्स निकाला हमने, फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? जो फोर्स यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, इन दो चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है उसी एक्सिस के अलोंग लगता है फोर्स हमेशा। इसलिए बोलते हैं कूलम्स फोर्स, कूलम्बियन फोर्स इज एन सेंट्रल फोर्स। दोनों को मिलाने वाली लाइन सेंटर से ये निकलेगा फोर्स हमेशा। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जो फोर्स हमने निकाला उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन की तो बात ही नहीं की, फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो नेक्स्ट आर्टिकल में लेंगे हम लोग, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जहां हम इस फोर्स की डायरेक्शन की बात भी करेंगे। यहां जो आपको फार्मूला सिखाया F इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। 3-4 बार बोलोगे फास्टली तो अपने आप याद हो जाएगा। इस फार्मूले के ऊपर बेस्ड ऑब्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चन निकलते हैं। कैसे? अगर हम दोनों चार्जेस को डबल कर दें, फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? 2 2 जा 4, फोर्स विल बिकम 4 टाइम्स। सेकंड क्वेश्चन, अगर हम दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दें, हाउ फोर्स विल वेरी? R को डबल किया, फोर्स विल बिकम 1/4। थर्ड क्वेश्चन, अगर हम चार्जेस को भी डबल कर दें, डिस्टेंस को हाफ कर दें, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? Q1 को डबल किया, Q2 को डबल किया, इसको हाफ किया, R/2, 2 2 जा 4 ऊपर जाएगा, तो क्या आएगा आंसर? इट विल बिकम 16 टाइम्स। एक आपको असाइनमेंट दूंगा ऑब्जेक्टिव की, उसके अंदर इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले कूलम्स लॉ हमारा कंप्लीट हो जाए, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, पोजीशन वेक्टर फॉर्म, ये सब लेंगे। थैंक यू। ये अपनी कॉपी के अंदर नोट करो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इस आर्टिकल को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।